द टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में मुसलमानों की आबादी है 18%, यादव समाज की आबादी है 14%, कुर्मी की आबादी है 3%, कोयरी कुशवाहा मौर्य इन सब की आबादी है 4%, तेली शाहू गुप्ता इन सब की आबादी है 2.5%, बनिया अग्रवाल की आबादी है 1.5%, कलवार की आबादी है 1%। इसके अलावा मल्ला यानी सहनियों की आबादी है 5%, धनुक की आबादी है 3%। उसके अलावा तोरी बरही इन सब की आबादी है 2%, पासी समाज की आबादी है 1.5%। जो नोनिया है, पनीरी है, भुइया है इन सब की आबादी है 1.5%। जो अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण, राजपूत, काइस्ट और भूमिहार, इन सब की टोटल आबादी है 15%। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन सब को मिला करके इनकी टोटल आबादी है 17%। लेकिन महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने जो टिकट का बंटवारा किया है तो सबको उनकी आबादी के लिहाज से, उनके पॉपुलेशन के लिहाज से टिकट मिला, बल्कि किसी कम्युनिटी को उनकी आबादी के लिहाज से ज़्यादा टिकट मिल गया, लेकिन मुसलमानों को उनकी आबादी का आधा भी टिकट नहीं मिला। बिहार में मुसलमानों की कुल आबादी है 18% और बिहार की 243 असम्बलियों में 18% का जो परसेंट बनता है कि मुसलमानों को कितना टिकट मिलना चाहिए, तो वो 44 सीटें हैं। मुसलमान बिहार में अपनी नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन, अपनी नुमाइंदा पार्टी हमेशा इंडिया अलायंस को समझते हैं, यानी आरजेडी को, कांग्रेस को, और जो कोई भी इनके अलायंस में होगा। वाज़े मिसाल है मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी अगर आरजेडी के अलायंस के साथ है तो मुसलमान इनको वोट करेंगे। अगर मुकेश सहनी आरजेडी से अलग है तो मुसलमान इसको कहेंगे कि ये बीजेपी की बी टीम है, इसको वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। दूसरी पार्टियों की भी मिसाल वाज़े तौर पर मौजूद है। तो आरजेडी को मुसलमानों का वोट मिलेगा, ये 100% कन्फर्म है। लेकिन यादव समाज का वोट भी आरजेडी को 100% मिलेगा, ये बात 100% कन्फर्म नहीं है। और जो कुछ तज्जिया किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसमें यही बताया जा रहा है कि मुसलमानों का वोट 100% आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस को मिलेगा। ये बात आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को भी पता है, लेकिन यादवों का वोट 60% ही आरजेडी को, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस को मिलेगा, 100% मिलने वाला नहीं है। लेकिन टिकट का जो बंटवारा हुआ तो उसमें यादवों को आरजेडी ने सबसे ज़्यादा टिकट दिया और मुसलमानों को सबसे ज़्यादा कम दिया। बिहार में जो कुल असेंबली की सीटें हैं 243 सीटें, और महागठबंधन के दरमियान सीटों का फैसला हो चुका है। कल की वीडियो में मैंने पूरी तफसील आपको बता रखी है। अलग बात है कि महागठबंधन इस वक्त बिहार में 243 सीटों के बजाय 256-57 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। आज तक की सीटों के मुताबिक महागठबंधन ने 254 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया है। मिल्लत टाइम्स का तज्जिया यह है कि 257 सीटों पर आज इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, यानी 13-14 सीटें ऐसी है जहां महागठबंधन के उम्मीदवार भी आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके आपस में ही लड़ाई हो रही है। वहां पर आरजेडी ने भी उम्मीदवार को उतार रखा है और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार को उतार रखा है, या मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से वहां पर उम्मीदवार मौजूद है। और आगे मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए कि किसको कितना टिकट मिला है। अब मुसलमानों की आबादी बिहार में 18% है और इस परसेंटेज का मतलब यह है कि मुसलमानों को 44 सीट पर टिकट मिलना चाहिए था। बिहार में तकरीबन 50 सीटें ऐसी है जहां किसकी हार और किसकी जीत होगी इसका फैसला भी मुसलमान करते हैं। लेकिन पूरे इंडिया अलायंस की तरफ से मुसलमानों की सिर्फ 28-29 सीटें दी गई है। 18 सीटें आरजेडी ने मुसलमानों को दी है, उसके अलावा 9 सीटें कांग्रेस ने दी है। सीपीआई-एमएल ने 2 सीटें मुसलमानों को दी है। उसके अलावा मुकेश सहनी ने भी 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा और एक भी जगह उसने मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। इनके अलायंस में जो दूसरी पार्टियां शामिल है उसको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। सबसे अहम बात यह है कि बिहार में यादव समाज की जो आबादी है वो सिर्फ 14% है, लेकिन आरजेडी ने 56-57 यादवों को टिकट दिया है और ये 36% से ज़्यादा हो जाता है। दूसरी तरफ सिर्फ 18 मुसलमानों को आरजेडी ने टिकट दिया और ये 12% से भी कम होता है। कांग्रेस को सिर्फ 55 सीटें गठबंधन में मिली है, जबकि कांग्रेस ने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रखा है और कांग्रेस का परसेंटेज भी आरजेडी के परसेंटेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि शुरू से यही हो रहा है।
टिकट मुसलमानों को 12 से 13% दिया जाता है, कभी 10% दिया जाता है, जबकि 18-19% टिकट मुसलमानों को मिलना चाहिए था। और जब जीत कर मुसलमान एमएलए असेंबली में पहुंचते हैं तो उनकी तादाद और कम हो जाती है, क्योंकि मुसलमानों को अक्सर उन्हीं जगहों पर, उन्हीं इलाकों में जीत मिलती है जहां मुसलमानों का वोट ज़्यादा रहता है। यादव कम्युनिटी का वोट भी मुसलमान कैंडिडेट को बहुत कम मिल पाता है। ये अलग बात है कि वो आरजेडी का उम्मीदवार हो या कांग्रेस का उम्मीदवार हो। और यही वजह है कि पूरे बिहार के इलेक्शन की तारीख मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। आज तक 10% से ज़्यादा बिहार असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं हो सकी है। बाज़ाब्ता 1980 का डेटा मौजूद है। 1980 से अब तक जितने इलेक्शन हुए, खा बिहार झारखंड एक साथ रहा हो या फिर झारखंड 2000 में अलग हो गया, जब बिहार झारखंड एक साथ था तब भी, झारखंड अलग हो गया तब भी, बिहार में जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की जो टोटल तादाद रही है वो 30 से आगे नहीं बढ़ी और परसेंटेज में जो तादाद है वो 10% के अंदर रही है। जब बिहार झारखंड एक साथ था तब उमूमन बिहार में कभी 28 मुसलमानों को जीत मिलती थी, कभी 30 मुसलमानों को, कभी 26 मुसलमानों को। और जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ तब से 24 से ज़्यादा मुसलमानों को अभी तक किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिल सकी है। और झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जीत साल 2015 में मिली, जब 24 मुसलमान एमएलए बने और बिहार असेंबली में पहुंचे। वरना जीतने वाले मुसलमानों की तादाद कभी 19, कभी 18, और ये जो परसेंटेज है कभी 7% होता है, कभी 8% होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार में सिर्फ 19 मुसलमानों को ही जीत मिली, जिनमें से 8 को आरजेडी के टिकट पर, 4 को कांग्रेस के टिकट पर, 5 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर, 1 को लेफ्ट की पार्टी के टिकट पर और 1 को बीएसपी के टिकट पर, जो जमा खान है। बाद में उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वो मिनिस्टर भी बन गए। अगर आप डाटा देखेंगे तो स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। 1980 में बिहार में 21 मुसलमानों को जीत मिली और ये टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 6.5% होता है और उस वक्त टोटल सीट थी 324, झारखंड साथ में था। 1985 के इलेक्शन में सिर्फ 23 मुसलमानों को जीत मिली और ये 7% होता है। 1990 में 28 मुसलमानों को जीत मिली और ये 8% होता है। 1995 में 30 मुसलमानों को जीत मिली और ये 9.2% होता है। सन 2000 में 28 मुसलमानों को जीत मिली और ये 8.6% होता है। उसके बाद बिहार अलग, झारखंड अलग, और बिहार में मुसलमानों की आबादी अब 18% बच पाती है। पहले मुसलमानों की आबादी तकरीबन 24-25% थी। जब झारखंड अलग हो गया और पहला इलेक्शन हुआ साल 2005 में, तो सिर्फ 16 मुसलमानों को जीत मिली और ये 6.5% होता है। 2005 में दूसरा इलेक्शन हुआ नवंबर के महीने में और इस मरतबा 17 मुसलमानों को जीत मिली, ये 7% होता है। साल 2010 के असम्बली इलेक्शन में 19 मुसलमानों को जीत मिली और ये 7.8% होता है। 2015 में 24 मुसलमानों को जीत मिलती है और ये 9.9% उनकी नुमाइंदगी है असम्बली में। 2020 में 19 मुसलमानों को जीत मिलती है और ये 7.8% है मुसलमानों की नुमाइंदगी का असेंबली में। तो ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि मुसलमानों को टिकट ज़्यादा नहीं मिल पाता, और जब मुसलमानों को टिकट नहीं मिल पाता तो मुसलमानों की जीत ज़्यादा नहीं हो पाती, ज़्यादा मुसलमान एमएलए और एमपी नहीं बन पाते हैं। अब एक और मसला यह है कि मुसलमान आखिर करे तो क्या करे। 2 दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि आरजेडी ने और इंडिया अलायंस ने मुसलमानों को 2 में से 1 ऑप्शन चुनने को कहा है। पहला ऑप्शन यह है कि आप अगर चाहते हैं कि असम्बली में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नुमाइंदगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एमएलएस पहुँचे, तो फिर आप इस बात को भूल जाइए कि बीजेपी को हराना है या बिहार में किसकी सरकार बनेगी, हमें इससे मतलब नहीं है। फिर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को वोट कीजिए। जनसुराज ने जिन 40 मुसलमानों को टिकट दिया है आप उनको वोट कीजिए। जनता दल यूनाइटेड ने जिन 4 मुसलमानों को उम्मीदवार बना दिया है आप उनको वोट कीजिए और फिर आप बीजेपी की सरकार बनाइए, जेडीयू की सरकार बनाइए। आप इंडिया अलायंस की सरकार बनाने की कोशिश मत कीजिए, फिर आप बाद में पछताइएगा, आपको अफसोस होगा कि हमें सरकार बनाना था, हमें मुसलमानों को असेंबली
असेंबली में भेजना नहीं था। और अगर आप ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार न बने, 2005 से कंटिन्यू एनडीए बिहार के इक़्तिदार में जो मौजूद है उसको उखाड़ फेंका जाए, तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, सो कॉल सेकुलर पार्टियों की बिहार में सरकार बने, तो फिर उसके लिए आपको कुर्बानी देनी होगी, आपको पीछे हटना होगा और आपको भूल जाना होगा कि आपकी कम्युनिटी के कितने लोगों को टिकट दिया गया और कितने लोगों को टिकट नहीं दिया गया। और जब बिहार के मुसलमानों से बातचीत हो रही है, देश भर के लीडर से बातचीत हो रही है, तो वो यही कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा एमएलएज नहीं बनाने हैं, बल्कि हमें बीजेपी को सरकार में आने से रोकना है, हमें आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनाना है, हमारे एमएलएज जीते ना जीते इस पर हमें फोकस करना होगा। मुसलमान इसी ऑप्शन को चुन रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि इंडिया अलायंस ने, महागठबंधन ने 2020 के असेंबली इलेक्शन में कम से कम 32 मुसलमानों को टिकट दिया था पूरे बिहार में, जबकि 44 से ज़्यादा को टिकट मिलना चाहिए था और इस मर्तबा सिर्फ 29 मुसलमानों को ही टिकट दिया गया है। और सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है मुकेश सहनी के बारे में। मुकेश सहनी ने तकरीबन 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा है और कई असेंबली का हल्का ऐसा है जहां मुसलमानों का वोट 15% से ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है। इसके बावजूद मुकेश सहनी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार को अपनी पार्टी से नहीं उतारा है। जैसे बौराम दरभंगा में विधानसभा की एक सीट है और आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार का टिकट काट कर यहाँ पर मुकेश सहनी के उम्मीदवार को दिया गया, उसकी पार्टी को दिया गया। 24% यहाँ मुसलमानों का वोट है और यहाँ मुसलमान को मुकेश सहनी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। इसी तरह आलमनगर में 12% मुसलमानों का वोट है। दरभंगा की असेंबली सीट पर 23% मुसलमानों का वोट है और यहाँ भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इसी तरह सुगौली एक सीट है, यहाँ 23% मुसलमानों का वोट है और उम्मीदवार मुसलमान नहीं है। एक और सीट है सिकटी की, 32% मुसलमानों का वोट है, मुसलमान उम्मीदवार नहीं है। कटिहार में 25% मुस्लिम वोट है और यहाँ भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं है। इसके अलावा भी कई सीटें ऐसी हैं जिसको आप देख सकते हैं कि मुसलमानों का वोट वहाँ अच्छा खासा है, लेकिन मुसलमानों को वहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। मशहूर मुसन्निफ और साबिक आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान ने अपने ट्विटर हैंडल पर आरजेडी की फाइनल लिस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि जो लालू प्रसाद यादव की सियासत है, जो आरजेडी की सियासत है, वो समाजी न्याय पर है, समाजी इंसाफ पर मबनी है और एमवाई समीकरण हमेशा नारा रहता है लालू प्रसाद यादव का, राष्ट्रीय जनता दल का। और एमवाई का मतलब होता है एम से मुसलमान और वाई से यादव के, मुसलमान और यादव का वोट मिलेगा और बिहार में सरकार बदल जाएगी। और 1990 से इसी एजेंडे पर राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो 143 में से सिर्फ 18 मुसलमानों को टिकट दिया है आरजेडी ने, जो सिर्फ 12% होता है, जबकि मुसलमानों की आबादी 18% है। दूसरी तरफ 51 यादवों को टिकट दिया गया जो 36% हो जाता है, जबकि यादवों की आबादी बिहार में सिर्फ 14% है। अब्दुल रहमान का ट्विटर हैंडल देखिए, वो लिखते हैं राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति का आधार सामाजिक न्याय है और चुनावी समीकरण एमवाई फार्मूला पर टिकट है। इसमें मुसलमानों की वफादारी 100% है, यानी पूरी तरह राजद को वोट देते हैं, वहीं यादव पूरी तरह वफादार नहीं है, यानी 60 से 70% ही यादव समाज के लोग वोट करते हैं। इस तथ्य के बावजूद पार्टी ने अपने 143 में से केवल 18 मुसलमानों को टिकट दिया है, जो 12.6% है, जबकि इनकी बिहार में आबादी 18% है। जबकि 14% आबादी वाले यादव जाति को 51 सीट मिला है, जो 36% से थोड़ा ही कम है। लालू यादव जी समाजी न्याय के पुरोधा माने जाते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि ये सामाजिक न्याय के अनुसार है। एक आदमी जो बिहार को लीड करना चाहता है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है, क्या उसको अपना दिल बड़ा नहीं करना चाहिए? जिनकी वफादारी 100% है, उनके लिए इतना अन्याय किया जा रहा है, क्या सही है? मुसलमान इस बार भले ही वोट करेगा, लेकिन वो खुश नहीं है। और इस तरह की बात सिर्फ अब्दुल रहमान साहब ने नहीं लिखी है, बहुत सारे लोगों ने लिखी है और फिर मामला यहीं पर फंस जाता है कि आखिर मुसलमान करे तो क्या करे? मुसलमान वोट दे या
मुसलमान अपने लोगों को जिताकर असेंबली में भेजे। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट में आकर लिखेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे पास ऑप्शन है, AIMIM के उम्मीदवारों को हमें जिताना चाहिए। यकीनन AIMIM हमारे पास एक ऑप्शन है, दूसरी पार्टी हमारे पास ऑप्शन है, SDPI ऑप्शन है। लेकिन मसला यह है कि AIMIM भी बिल्कुल RJD, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलकर सियासत कर रही है। ये पार्टी अपने वर्कर को टिकट नहीं देती है, अपने लोगों को चुनावी मैदान में नहीं उतारती है। RJD, जनता दल यूनाइटेड के आए हुए लोगों को टिकट दे देती है, इनको ये उम्मीदवार बना देती है और उसका नतीजा ये होता है कि लोग AIMIM के टिकट पर चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद ये RJD को ज्वाइन कर लेते हैं या जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन कर लेते हैं और माजी की गलतियों से AIMIM सबक भी नहीं सीखती है। 2020 में AIMIM ने यही गलती की थी, उसके जीते हुए लोग RJD में चले गए। अब 2025 में तमाम लोगों को उम्मीद थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिम्मेदारी के साथ अपने उम्मीदवार का सिलेक्शन करेगी, अच्छे लोगों को चुनावी मैदान में उतारेगी, दूसरी पार्टियों से भागकर आए हुए लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, अपने लोगों को साफ सुथरी इमेज रखने वाले लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन इस मरतबा भी AIMIM ने वही पुरानी गलती दोहराई और इस वजह से अब बिहार के मुसलमानों में मायूसी है। उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो करे तो क्या करे, किसको वोट दें, किसको वोट नहीं दें। अगर वो AIMIM के उम्मीदवारों को वोट करते हैं तो डर है, खतरा और खदशा है कि मुसलमानों का वोट तकसीम हो जाएगा और महागठबंधन के उम्मीदवारों को जीत नहीं मिल पाएगी। बीजेपी की जीत का रास्ता आसान हो जाएगा और फिर आसानी से बीजेपी बिहार में सरकार बना लेगी। और अगर दूसरी तरफ वो AIMIM के उम्मीदवारों को वोट करते हैं, उनके उम्मीदवारों की कुछ जगहों पर जीत हो जाती है, तो फिर गारंटी नहीं है कि ये AIMIM को छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि इसी पार्टी में रहेंगे, बल्कि खदशा यह है कि इनमें से कुछ लोग JDU को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग RJD को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वजह से बिहार के मुसलमानों को इस मरतबा और ज़्यादा तज़ब्ज़ुब है। 2020 में तो उन्होंने कई जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को वोट किया, सपोर्ट किया, उनको जीत भी मिल गई। लेकिन इस मरतबा AIMIM की हरकतों की वजह से उनकी जो परेशानी है और ज़्यादा बढ़ चुकी है। जन स्वराज के मुस्लिम उम्मीदवारों को मुसलमान बिहार में वोट करना नहीं चाहते और को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। इधर कई जगहों पर कई लोगों ने बाज़ाब्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उनमें से एक नाम मशकूर उस्मानी का भी है। जाले विधानसभा की सीट बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और मशकूर उस्मानी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, पिछली मरतबा उनको टिकट दिया गया था। RJD के एक नेता को कांग्रेस के सिंबल पर वहां उम्मीदवार बना दिया गया। अब उसका नतीजा यह है कि जाले की जितनी कांग्रेस की कमेटी है उन सब ने रिज़ाइन कर दिया है, उन सब ने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। उन सब ने मशकूर उस्मानी को कहा आप इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में आ जाइए और मशकूर उस्मानी अब वहां आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में आ चुके हैं। सुनिए मशकूर उस्मानी को क्या वो कहते हैं। हजारों लोगों का कॉल, उनका संदेश मेरे पास आया। हर एक आवाज में सिर्फ एक दर्द था और दर्द यह था कि डॉक्टर साहब टिकट के हकदार आप ही थे। और साथ में लोगों ने एक बात कही, डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़िए, हम सब लोग आपको वोट देने जा रहे हैं। तमाम साथी, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय के मानने वाले लोग हों, उन लोगों ने फोन करके ये कहा कि आप किसी भी सिंबल से आते हैं, हम आपको निश्चित तौर पर जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी निर्णय को करने से पहले उसके निर्णय के ऊपर कुछ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। जब हजारों की तादाद में मेरे पास संदेश आया तो मैं क्षेत्र में निकला, तमाम अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, क्षेत्र की जनता से, गरीबों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से, दलितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, महादलितों से मैंने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तमाम लोगों ने एक स्वर में कहा आपको मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जिसने धोखा देके, जिसने डाका डालकर पार्टी का सिंबल लिया है, हम लोग उसको जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, वो हमारे सुख में दुख में कभी नहीं आया, न कभी आएगा। आप हिम्मत कीजिए और चुनाव लड़िए। तो तमाम साथियों के बातों को सुनने के बाद 3-4 दिन का समय लिया और समय लेकर मैं इस निर्णय पे पहुंचा और आज मैं आपको यह निर्णय बता रहा हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव को मैं कंटेस्ट करने जा रहा हूं, मैं अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं और साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैं उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं।
मेरी हिम्मत को बढ़ाने के लिए कल ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मेरे समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बैठक बुलाई। तमाम जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथी हैं उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा भी दिया। राजद ब्लॉक कमेटी के तमाम साथियों ने एक सूत्र में मेरे सहयोग में, मेरे समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीपीआई के साथियों ने समर्थन देने का वादा किया। मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी पूंजी है जो इस 5 साल में मुझे जाले की जनता ने दिया है। इसी तरह आफाक आलम कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे। सीमांचल की एक सीट से उनका टिकट काट दिया गया और अब उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह गोविंदपुरी की एक सीट है नवादा की, सिटिंग एमएलए थे मोहम्मद कामरान, उनका भी टिकट काट दिया गया और उनको भी जनता ने मजबूर कर दिया है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए। बिहार का इलेक्शन बहुत ज़्यादा अहम है। बीजेपी इस इलेक्शन को पूरी तरह जीतना चाहती है, इस चुनाव को कम्युनल चुनाव बनाना चाहती है, कोशिशें भी कर रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी को इस एजेंडा में कामयाबी नहीं मिल सकी है। अभी तक का जो सर्वे है वो यही है कि बीजेपी को इस मर्तबा ज़बरदस्त झटका लगने वाला है बिहार में। लेकिन ये झटका उस वक्त बीजेपी को लगेगा जब मुसलमानों के साथ साथ यादव समाज का वोट भी 100% आरजेडी को मिलेगा, ओबीसी और ईबीसी का वोट भी मिलेगा आरजेडी को। और अगर आरजेडी और कांग्रेस ओबीसी, ईबीसी और शेड्यूल कास्ट का वोट लेने में कामयाब नहीं हो पाती है, या कम से कम 50% भी इनको इन लोगों का वोट नहीं मिल पाता है, तो फिर आरजेडी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा इस चुनाव में। आखिर में आप नीतीश कुमार की इस वीडियो को देख लीजिए। नीतीश कुमार बीजेपी की एक महिला कैंडिडेट को माला पहना रहे थे, लेकिन माला पहनाते हुए वो किसी और को माला पहनाने लगे। क्या कुछ हुआ स्टेज पर, आप इसको देखिए, सुनिए। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा कि क्या नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, क्या कुछ चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिला टाइम्स को देखते रहिए, सुनते रहिए। वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब तो सब।